Hi everyone, today we are taking about Freen Baki coming new series Cranium. बुसाया की आंखें लेबल पर टिक गईं, जैसे वह खुद को समझा रही हो कि यह कोई गलती है। परंतु ये सच था। फिन्या थानोनट एक ऐसा नाम जो एक समय उसके जीवन का हिस्सा था, अब फिर से उसकी दुनिया में प्रवेश कर रहा था। कहीं न कहीं बुसाया को याद था वह दिन जब फिन्या अचानक गायब हो गई थी। उनका आखिरी टकराव, तीखी बहस और वह अधूरी बातों का बोझ जो दोनों के बीच रह गया था। वह पल अभी भी उसके दिमाग के किसी कोने में छिपा हुआ था, एक अधूरे अध्याय की तरह। कर्म, उसने बुदबुदाते हुए कहा। ये सब कर्म ही था। तंबू का पर्दा हवा में हल्का सा हिला, जैसे आने वाले तूफान का संकेत दे रहा हो। अंदर जाने से पहले बुसाया ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि यह सप्ताह आसान नहीं होगा। फिन्या, जिसे वह कभी सहपाठी मानती थी, और अब शायद सबसे बड़ी अनिश्चितता। उनका साथ आना अजीब संयोग था या नियति का खेल, ये सोचते हुए बुसाया ने तंबू में कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और सन्नाटा लिए हुए था। फिन्या पहले ही वहां मौजूद थी, उसकी पीठ बुसाया की ओर थी। वह अपने सामान को व्यवस्थित कर रही थी, जैसे उसके लिए ये सब सामान्य हो। बुसाया ने खांसते हुए उसकी उपस्थिति को दर्शाने की कोशिश की। फिन्या बिना मुड़े बोली, तुम्हें आने में देर हो गई। मैंने सोचा कि तुम शायद एक और तंबू मांगने चली गई हो। उसके स्वर में वही पुरानी चुभन थी जो एक बार बुसाया को खटकती थी। नहीं, बुसाया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। यहाँ टिके रहने के लिए ही आए हैं। ये कहना जितना सरल लग रहा था, उसके लिए उतना ही कठिन था। बुसाया ने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को नियंत्रित किया। इस तरह की गलतियों ने उसके काम को और कठिन बना दिया, लेकिन वह जानती थी कि गुस्से में प्रतिक्रिया देना समय की बर्बादी होगी। उसने अपने पेशेवर रवैये को बनाए रखा और कर्मचारियों को निर्देशित करने के लिए बाहर गई। देखिए, उसने एक शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हमें हर हड्डी को उसके स्थान पर छोड़ने की आवश्यकता है। केवल घटनास्थल को व्यवस्थित करना ही नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी कि हम प्रत्येक पीड़ित की सही पहचान कर सकें। कृपया बांस की छड़ें और टेप का उपयोग करें, जैसा कि मैंने पहले समझाया था। इससे प्रक्रिया सरल और सटीक होगी। कर्मचारियों ने सहमति में सिर हिलाया और तुरंत काम शुरू कर दिया। बुसाया ने राहत की सांस ली। ये पहली बार नहीं था जब उसने इस तरह की स्थिति का सामना किया था, लेकिन हर बार यह चुनौतीपूर्ण ही होता था। जब वह तंबू में वापस लौटी, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी थकावट उसकी हड्डियों तक पहुंच गई है। उसने अपने सोने के बिस्तर पर खुद को गिरा दिया, लेकिन दिमाग अब भी शांत नहीं था। फिन्या, ये नाम उसके विचारों से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुसाया ने कोशिश की थी कि वह खुद को उससे प्रभावित न होने दे, लेकिन फिन्या का स्वभाव और उसका हरकतों से भरा इतिहास उसे परेशान कर रहा था। यहाँ क्यों? उसने खुद से फुसफुसाकर पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नियति ने उन्हें फिर से साथ क्यों ला दिया। उसने सोचा कि वह अपने पोस्ट ग्रेजुएशन जीवन में फिन्या के अस्तित्व को पीछे छोड़ चुकी है। लेकिन अब उसी तंबू को साझा करना और एक ही पेशेवर माहौल में काम करना शायद एक बड़ी परीक्षा थी। जब उसने अपनी आंखें बंद की, तो उसके दिमाग में फिन्या के पुराने व्यवहार और उनकी असहज बातचीत के दृश्य तैरने लगे। ये केवल कुछ दिनों की बात है, उसने खुद को दिलासा देते हुए कहा। फिर मैं अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकूंगी और यह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं वह जानती थी कि यह इतना सरल नहीं होगा। बुसाया को याद आया कि उसने पहली बार डॉक्टर निसारा के शोध संस्थान का नाम सुना था। ये स्थान किसी तीर्थस्थल जैसा था, जहां मानव विज्ञान और पुरातत्व के जुनूनी लोग ज्ञान की खोज में आते थे। डॉक्टर निसारा के योगदान ने इस क्षेत्र को एक नई ऊंचाई दी थी। वह अपने पहले दिनों में निसारा की बातों से कितनी प्रभावित हुई थी, उनकी गहन दृष्टि और उन कंकालों को देखने का उनका तरीका, जैसे वे सिर्फ हड्डियां नहीं, बल्कि हर एक अपनी कहानी कहने वाला जीवित इतिहास हो। लेकिन आज बुसाया खुद को उनके नक्शे कदम पर चलते देख सकती थी, लेकिन थोड़े अलग रास्ते पर। उसने तंबू के अंदर अपने उपकरणों को व्यवस्थित करते हुए सोचा कि ये कंकाल केवल अतीत का एक हिस्सा नहीं थे, वे न्याय, पहचान और उन पीड़ितों की कहानियों को सामने लाने के साधन थे जिन्हें भुला दिया गया था। उसने अपने गाउन की जेब से नोटबुक निकाली और हड्डियों की प्रारंभिक स्थिति और लेबलिंग के लिए कुछ निर्देश लिखने शुरू किए। यह उसका तरीका था, हर चीज को व्यवस्थित और दस्तावेजित करना। लेकिन जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, उसके विचार फिर से भटक गए। डॉक्टर निसारा की विरासत के बारे में सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि यह काम सिर्फ विज्ञान का हिस्सा नहीं था, यह उनके मानव होने की गहरी समझ का भी था। संस्थान की स्थापना के पीछे का उद्देश्य केवल अवशेषों का संग्रह करना नहीं था।
यह उन लोगों की याद को संजोने और उनके जीवन की कहानियों को उनकी हड्डियों से फिर से जीवित करने का प्रयास था। बुसाया ने अपने अंदर एक अजीब सा विरोधाभास महसूस किया। एक तरफ ये काम उसे प्रेरित करता था और दूसरी तरफ वह थकावट और फिन्या की उपस्थिति के कारण चिड़चिड़ापन महसूस कर रही थी। शायद, उसने सोचा, ये काम मुझे फिन्या की अनदेखी करने में मदद करेगा। जब तक मैं इन हड्डियों पर ध्यान केंद्रित करूंगी, मैं बाकी सब कुछ भूल जाऊंगी। लेकिन कहीं न कहीं वह जानती थी कि वास्तविक चुनौती केवल हड्डियों को व्यवस्थित करना नहीं थी, उसे फिन्या के साथ काम करने का रास्ता भी खोजना था। Thank you to watching. You please subscribe my channel and press the bell icon. Have a nice day. See you soon in next episode.